अस्सलाम नाज़रीन किराम, मुल्क की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। सियासी तौर पर जो सत्ता नक्शा बना हुआ है वो भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसके साथ ही कुछ हमारे मसाइल ऐसे हैं जिससे हम इक़्तिसादी मसाइल कह सकते हैं, जिसकी हमें बहुत तशवीश है। अगले ही महीने हुकूमत बनने के चंद दिन बाद हमें IMF के पास दोबारा जाना है और जाना पड़ रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके अलावा चारा-कार नहीं है। दुनिया भर में हमारी हेठी हो रही है, बड़ी ज़िल्लत हो रही है, बड़े नक्शे खींचे जा रहे हैं। सियासी तौर पर कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, जिसके बारे में हम बहुत सी गुफ्तगू कर सकते हैं कि दुरुस्त हैं कि गलत हैं, बहुत से अंदाज़े लगाए जा सकते हैं। अब कुछ थोड़ा-सा इस्तेहकाम हमारी मईशत में आने लगा था, ऐसे अंदाज़ा होने लगा था कि शायद हम कुछ सँभल रहे हैं। क्या ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी पैदा हो? हमें IMF से रिलीफ़ मिले, IMF से रिलीफ़ ना मिले तो कुछ और तरफ चल सकें। क्या हम पर कोई आली सतह पर ऐसा प्रेशर है, दबाव पड़ रहा है कि हमारी सियासी अदम इस्तेहकाम देकर हमारी मईशत को भी ख़राब किया जा रहा है? क्या सूरत-ए-हाल है, क्या नक्शा है? जब मुल्क की इक़्तिसादियात पे गुफ्तगू करते हैं तो लाज़मी होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बहुत ही मुल्क के मुमताज़ मईशतदान और अपने बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को ज़िम्मत दूँ कि वो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। वो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे यही पूछूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कोई सवाल भी नहीं है, कहाँ खड़े हैं हम? कहाँ फँसे हुए हैं माशी तौर पर? ये गुज़ारिश ये है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में मैंने दर्जनों बार एक ही बात कही है और वो ये है कि आलम इस्लाम की पहली जौहरी क़ुव्वत दिफ़ा और तिजारत के लिहाज से बेहतरीन महल वक़ूअ रखने वाली और कुदरती वसाइल से मालामाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने, पाकिस्तान का जोग्राफियाई नक्शा तब्दील करने और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की साजिशें और कोशिशें मुल्की और बैरूनी अशराफिया की जानिब से की जा रही हैं। ये बात मैंने दर्जनों बार कही है और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी एक से ज़्यादा मरतबा टीवी पर यह जुमला कहा कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सलामती को संगीन तरीन खतरात लाक हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब मईशत के नुक्ता नज़र से अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे आपने खुद कहा कि हमें मार्च में IMF से किस्त लेनी है पुराने कर्जे की और उसके बाद लंबी मुद्दत की बड़ी रकम के कर्जे के लिए IMF के पास जाना है। हर कीमत पर वो पैसा चाहिए, हर हालत में चाहिए, वरना तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ना लें। चुनांचे उसकी कड़ी शराइत जो कुछ सियासी भी हो सकती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से और माशी अवाम के नुक्ता नज़र से वो हमें कबूल करनी होंगी। इसके सिवा तो अब कोई रास्ता नहीं है, नंबर 1। दूसरा बात यह है कि आलमी मालियाती इदारों से हमें कर्जा मिल जाए, कुछ दोस्त ममालिक से रीशेड्यूलिंग हो जाए डिपॉजिट्स वगैरह की, कमर्शियल लोन्स की, उसके बावजूद बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए हमें कुछ बैरूनी सरमाया चाहिए, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आए या किसी भी तरीके से आए, चाहे उसके लिए कोई सियासी शराइत माननी पड़े, वो पैसा हमें चाहिए ताकि हमें अपने कर्जों की बर वक्त अदायगी कर सकें। ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा ये कि जून में हमें बजट पेश करना है, वफाक का भी और चारों सूबों का भी। ये बजट माजी की तरह जो है वो आईन पाकिस्तान के खिलाफ होगा। ना पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, ना सूबों के पास है इख्तियार है, लेकिन वो करते हैं। वो आ जाएगा, वो उस NFC अवार्ड के तहत आएगा जो 2009-10 में आया था। जिस रोज़ आया था उसी दिन मैंने सरकारी चैनल पे कहा था कि ये नाकाबिल अमल है। अब उससे मईशत को नुकसान हुआ, लेकिन 2015 में वो ख़त्म हो गया, हम उसी को चला रहे हैं, उसी पे आएगा, लेकिन अब नया NFC अवार्ड लाना पड़ेगा। चौथा ये था कि हम टैक्सों की मद में जो इस्तेदाद है, हमारी पोटेंशियलिटी है, उससे 9,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, जो कि अशराफिया की मईशत है। और उसकी वजह से ये होता है कि हम NFC अवार्ड के तहत जो FBR के पैसा है वो देने के बाद हम कर्जों पे सूद और दिफा भी नहीं कर सकते, मुल्क कर्जों पे चलेगा। और बैंकों से बेतहाशा कर्जे हुकूमत ले रही है, जो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। बैंकिंग की है, यूरोप में भी की है, मिडिल ईस्ट में भी की है, और पहले पाकिस्तान में भी नहीं होता था कि तिजारती बैंक निष्कारी के बाद जो है बड़े पैमाने पर हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं, जो उनका सरमायाकारी कर रहे हैं, जो उनका काम नहीं है। उससे कंट्री रिस्क है और ये खदशा है कि बैरूनी कर्जों के अलावा कभी हमें ये कहा जा सकता है कि आप मुल्की कर्जों को भी रीशेड्यूल कर लें तो हमारा बैंकिंग सेक्टर का क्या असर होगा, ये, और हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स का क्या असर होगा, म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा, ये सोचने की बात है।
इसके बाद मैं जो दूसरी बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी अभी तक ये रही है कि ये कर्जे ले लिए, तरक्याती बजट कम कर दिया, तालीम का बजट कम कर दिया, असासे बेच दिए और गुजारा कर लिया। ये अब नहीं चलेगा। न्यू ग्रेड गेम जो है वो अप्लाई कर रहा है। उसके लिए मैं कुछ हक़ाइक़ आपको देना चाहता हूँ। 26 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे, इतने ही बच्चे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 4,70,000 जो है असातिज़ा चाहिए और 2,70,000 जो है वो स्कूल नए खोलने या डबल शिफ्ट करनी है। और हम जो वायदा बड़ी पार्टियों ने किया था 2009 में, जिसमें पीटीआई वो शामिल थी, पीएमएल-एन और जो है पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां, उन्होंने बार बार कहा कि हम वो 2015 तक 7% कर देंगे। पीटीआई ने 2015 में कहा कि हम 5% कर देंगे, किसी ने भी नहीं किया। और सूबों ने करना था, नहीं किया। अब भी 2% से नीचे है। तो अब 2080 तक भी जो है हमारे हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। और हमने मैनिफेस्टो में कह दिया कि हर बच्चा स्कूल जाएगा इन 5 वर्षों में। मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं या कौम को, मुझे नहीं पता। सेहत के मद में हम जो है वो कम खर्च कर रहे हैं। और तो ये तालीम और सेहत में 9,000 हो गया अरब कम, और 7,000 अरब रुपया हम तरक्याती अखराजात कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, जिससे मईशत सुस्त हो रही है। तो ये जो है, इसके बावजूद हमारा बजट का खसारा बहुत ऊंचा है और उसे कम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये कि टैक्सों की वसूली बढ़ाना, आवाम पर बोझ डाले बगैर, वरना हमारे लिए बड़े खतरात हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं। हमारे दुश्मन भारत ने इस साल 13,000 पाकिस्तानी रुपए मुख्तस किए हैं सब्सिडी देने के लिए फूड में और फर्टिलाइजर में। हम सब्सिडी वापस ले रहे हैं क्योंकि हमारा निज़ाम जो है इस्तेसाली है। 13,000 अरब रुपया वो एक साल में दे रहे हैं। हम क्या, हमारा उनका ग्रोथ रेट 6% है, हमारा ग्रोथ रेट 2%। भारत में महंगाई 6% है, हमारी जो है वो 29%। तो सवाल ये पैदा हो कि 11 करोड़ अवाम है जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, भूख है और अफलास है। ज़कात का निज़ाम होने के बावजूद भूख पाकिस्तान में जो है वो भारत से ज़्यादा है। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि हमारी सलामती को जो ये ख़तरात चल रहे हैं, फिर आप अगर इस तरीके से देखें कि पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता है, वो भत्ता हमने जो है वो मेरा ख्याल है 60 अरब रुपया था 2012 में, और 2018 में 180 अरब था। अब हम 920 अरब रुपए इस साल ले रहे हैं। तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं। बरामदात 2014 से 2022 तक सिर्फ $2 अरब बढ़ी, हदफ था कि 150 अरब तक ले जाएंगे। तो हम इंपोर्ट्स हमारी दुगनी से ज़्यादा हैं। तो मैं ये और ख़राबियाँ हैं, मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि अगर हमने फरवरी में कोई किसी न तरीके से ये कानून साजी नहीं की कि तालीम, सेहत और टैक्सों के शोबे में जो इस्लाहात की आइन कहता है और जो तीनों पार्टियों के मुत्तफ़क़ मंशूर है, वो अगर नहीं की तो ये इज्तिमाई खुदकशी होगी। ये मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, ये काम हमें मार्च से पहले करना होगा। अगर ये नहीं किया तो बहुत खदशात हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत हम सिर्फ जो है वो भिखारी बना रहे हैं। मैंने हुकूमत को एक दर्जन दफ़ा कहा है कि जनाब आप ये करें कि अगर 50 अरब रुपए वहाँ से निकालने जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं भिखारी बनाने के लिए, माइक्रो फाइनेंस के तहत कर्जे दिलाएं बैंकों से, और वो 250 अरब के वो कर्जे होंगे। उसमें ये कहा जाएगा कि अगर वो वक्त पे अदा करते हैं तो ये जो 50 अरब है ये उनका माफ़ हो जाएगा। यानी प्रोपोर्शनेटली अगर 2 लाख का कर्जा है तो 50 रुपया 50 अरब उसको दिया जाएगा NFC उसके तहत बेनज़ीर से, और बाकी वहां से वो माफ हो जाएगा। लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है, भिखारी बना रहे हैं। तो मैं सिर्फ आज ये करना चाह रहा था कि एक 2-3 बातें आपको बता दूं कि 30,000 अरब के हमारे कर्जे थे 18 में, आज़ादी के 71 साल के बाद। अब ये 81,000 के हो गए, तो ये कैसे अदा होंगे? दूसरी बात ये थी कि फरवरी 22 में अगर आप चले जाएं तो 122 रुपए का जो है वो डॉलर था। अब ये जो है वो आ गया है 287 के करीब। दूसरी बात ये थी कि तेजी से बढ़ेगा तो आपकी इंपोर्ट्स कहाँ जाएंगी? इंपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट से दुगनी है। हम जाली रेमिटेंसेस मंगाकर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे टैक्सों में भी नुकसान होता है और वो पैसा बाहर चला जाता है। तो अगर 292 अरब रुपए का आपने 5 साल में इंपोर्ट कर लिया और एक्सपोर्ट सिर्फ 130 अरब डॉलर किया, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये हमें भी सोचना है, आपको भी सोचना है। गर्दिशी कर्जे 2551 अरब रुपए हैं। रेमिटेंसेस जब ये कहते थे कि जी अब तो ये बाहर जो रुपीस खुली मंडी में ज्यादा है, इस वजह से 4 अरब डॉलर गिर गई। अब वो कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी रेमिटेंस इस साल भी गिर गई, हालांकि उनको इंसेंटिव दिया गया है। 700 अरब रुपए सालाना पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं। तो और आप, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फिगर्स मैंने आपको बताई हैं
क्या इसकी रोशनी में कोई ये समझता है कि छोटी मोटी इस्लाहात करके हम जिंदा रह सकेंगे? न्यू ग्रेड गेम ऑपरेट कर रहे हैं तो खुदकशी होगी। इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि जिन पार्टीज को भी बात बता दिया जाए कि जी 25 अलिफ के तहत आपको जो है हर बच्चे को स्कूल भेजना है, जो आप 2009 से वायदा कर रहे हैं। इस मंशूर में भी कहा है, अब ये हमें कानूनी शक्ल देनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करते, हेल्थ में नहीं करते, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाते, जीएसटी को 7% पर नहीं लाते, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म नहीं करते, IMF के पास जाने के लिए चारों सूबों की और हुकूमत वफाक की ज़रूरत होगी। और इसको आखिरी प्रोग्राम अगर नहीं बनाते तो ये एक इज्तिमाई खुदकशी होगी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के प्रोग्राम के लिए, हमारे महलू वकूफ़ के लिए। बिल्कुल वाज़ेह है, अगर कोई ये समझता है कि अगली हुकूमत कोई भी आए, चाहे मैं कहता हूँ कौमी हुकूमत आप बना लें, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो ना निमटना चाहते हैं, ना निमटने का उनका इरादा है, क्योंकि अशराफिया की मईशत है, उन्होंने कभी किया नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इन तमाम चीज़ों पर संजीदगी से SIFC भी गौर करें, जहाँ फ़ौज पाकिस्तान की नुमाइंदगी है, और वो उन फिगर्स को सामने रखें जो मैंने अभी मुख्तसरन आपको बताई हैं, और फिर ये बताएं कि किस तरीके से अगले बजट में या अगले 5 वर्षों में हम मईशत को जिंदा रख सकते हैं। जब चाहें बैरूनी कुव्वतें हमारे कर्जों पर रीशेड्यूलिंग करा के रीरोलिंग ना करके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे थे $125 अरब की, वो तो कुछ भी नहीं आया, और उसका इम्कान भी नहीं है। जो हालात हमने पैदा करने की कोशिश की जा रही है न्यू ग्रेड गेम के तहत, एक साजिश है ये जिसके हम शिकार हो रहे हैं। तो अब हमें सख्त एक्शंस लेने होंगे और फैसला करना होगा कि अशराफिया की मईशत को दफन करें या खुदकशी के लिए, खुदा न खास्ता खुदकशी के लिए तैयार हो जाएं। मुख्तसरन तो मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज कर सकता हूँ जनाब अली। ये इस मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने बहुत तफसील के साथ पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल का जिक्र कर दिया। किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है। हम बहुत मुश्किल हालात पे घिरे हुए हैं, और जब तक हम एक मिलजुल कर कोई एफर्ट नहीं करते, हम कोई रास्ता नहीं निकाल सकते, और रास्ता निकालना आसान नहीं है। हम पे कर्ज़ों का बोझ कितना है, हमारी मईशत में हमारी तरक्की की रफ्तार कितनी है, और हमारे यहाँ महंगाई की रफ्तार कितनी है, इन तमाम चीज़ों को देखें तो हमारे लिए बड़ी ही मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अवाम के लिए, ख़ास तौर पर आम आदमी के लिए। ऐसी सूरत में हमें ख़ास के लिए कुछ इक़दाम नहीं करने, बल्कि आम आदमी के लिए इक़दाम करने हैं, क्योंकि इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है, मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुल्क के मुमताज़ माहिरीन मईशत से गुफ्तगू कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह होती है, ये अब हुकूमत बन जाएगी, नहीं बनेगी, कमज़ोर होगी, कैसे भी होगी। अगले महीने हमें IMF की नई किस्त भी देनी है और नए माहदे में भी जाना है। मुल्क के माशी हालात जैसे हैं, कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन जो है काबू में आ नहीं रही, ग्रोथ है नहीं। ऐसी सूरत में मुल्क का क्या बनेगा? ये वो बहुत सी बातें हैं जो लोगों के सामने हैं। हम मुख्तलिफ माहिरीन मईशत से, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे बहुत मुमताज़ माहिर मईशत हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान के एडवाइज़र भी रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। उनसे भी हम भी गुफ्तगू करते हैं कि वक़्त जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सूरत हाल तो मैंने अर्ज़ कर दी, कोई सवाल ही मैंने पूछना। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं माशी तौर पर, और क्या रास्ता दिखाई देता है? IMF का तलवार सर पर लटक रही है, महंगाई भी लोगों को तंग किए हुए है, ग्रोथ भी नहीं हो रही जी, और मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह पर है। कहाँ खड़े हैं हम? क्या नजर आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि IMF के बगैर पाकिस्तान को इस वक्त मैक्रो स्टेबिलिटी, यानी कि किसी तरह भी चलाना और मैक्रो स्टेबल रखना जो है वो मुमकिन नहीं है। जब आपका IMF का प्रोग्राम पिछला डिले हुआ और फिर कंप्लीट ना हो सका, तो रिजर्व्स भी $3 अरब से नीचे चले गए थे। आज कोई $8 अरब के रिजर्व्स हैं। इसकी बड़ी वजह IMF का प्रोग्राम और कुछ एस्टैब्लिशमेंट के स्टेप्स, जिसमें डी डॉलराइजेशन, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, पाकिस्तान की होर्डिंग और स्मगलिंग पे थोड़ा सा काबू पाना है। अब पाकिस्तान वहां पे खड़ा है वेयर द IMF इज इवन वेटिंग कि आप पॉलिटिकल सर्टेनिटी लाकर एक गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए, तो वो मार्च में आकर आपके साथ ये जो अभी अरेंजमेंट है, इसकी सेकंड किस्त और लास्ट किस्त, और मैं इसका नाम इसीलिए बार बार कहता हूं कि दिस इज एन अरेंजमेंट जो आपको एक ब्रिज फैसिलिटी है 9 माह की, ताकि ये जो टाइम है
इलेक्शन का ये गुजर जाए, ये इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और पाकिस्तान की जो $25 अरब की इस साल की ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जरूरत है वो पूरी हो जाए। ये भी याद रखिए कि इसके बगैर कि आईएमएफ की अम्ब्रेला ना हो, आप ये रकूम जमा नहीं कर पाएंगे और फिर जिस तरह एक मैक्रो इंस्टेबिलिटी और डिफॉल्ट की गुफ्तगू है उसमें चले जाएंगे। सो पहला तो जुज ये है। दूसरा जुज ये है कि पाकिस्तान को एक अपना होम ग्रोन प्लान जो है वो सामने रखना था। ना मैंने अभी तक कोई ऐसे प्लान का इस वक्त की अथॉरिटी से जिक्र सुना है और पॉलिटिकल पार्टीज में जरूर ये बात, बिकॉज हम बार बार करते हैं, ये बात अयां हो गई है कि वो आकर आईएमएफ में पाकिस्तान को एक और प्लान जो कि पाकिस्तान को होम ग्रोन बनाना चाहिए और आईएमएफ को उसको सपोर्ट करना चाहिए विद द फंडिंग दैट दे प्रोवाइड में ले जाने को तैयार हैं। बट ये तैयारी असल तो वो है कि क्या एनर्जी सेक्टर, क्या मालियाती खसारे को संभालना, क्या करंट अकाउंट यानी कि बैरूनी खसारे को संभालना, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो क्या पैकेज होगा जो उनसे तय होगा। फिर आपने बहुत मौजू बात सामने रखी, द इन्फ्लेशन इज हर्टिंग, मतलब अगर 25% इन्फ्लेशन लगातार 2 साल में एवरेज करेगी तो जो कॉमन मैन है वो तो हर्ट हो ही रहा है, वल्नरेबल तो हर्ट हो ही रहा है। पाकिस्तान की मिडिल इनकम भी बहुत बड़ी हर्ट हो गई है और इसको ठीक करने का आखिर वो क्या प्लान होगा जो कि उन्होंने सामने रखना है। फिर पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा इस दफा भी 7% से ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान के एसओई का खसारा 2% ऑफ जीडीपी से ऊपर आ रहा है। इतनी बड़ी बोरोइंग होगी, ये खसारों को कैसे ठीक करना है, बजट अगला कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें एक्सपेंडिचर साइड के क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, उसमें टैक्स साइड की पॉलिसी के क्या रिफॉर्म्स लाने हैं। और फिर आगे चल के आपने बहुत अच्छी बात की कि आखिर ये सब तो मैक्रो स्टेबिलिटी की गुफ्तगू है, आईएमएफ में फिर चले जाएंगे। पर आईएमएफ में जाने से पाकिस्तान के जो फंडामेंटल कलीदी पाकिस्तान का जो ढांचा है उसको री इंजीनियर करने के मसाइल तो हल नहीं होंगे। ये तो एक सतही तौर पे आप गुफ्तगू करके इनको प्रोग्राम को चला लेंगे। सो वो एनर्जी सेक्टर, वो पाकिस्तान की ग्रोथ को ठीक करने के लिए क्या री रेगुलेशन करनी है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस, मार्केट्स कैसे बननी है, प्राइवेटाइजेशन, पीआईए, पाकिस्तान स्टील, सारे हमारे डिस्कोज, जेनकोज, इनकी कैसे करनी है। एनर्जी सेक्टर में 2750 अरब का एक पेबल खड़ा हुआ है पावर में, एक 2900 अरब का पेबल खड़ा हुआ है गैस में। व्हाट डू वी वांट टू डू? These are numbers which are serious. These both put together is $21 billion का पेबल खड़ा हुआ है। अब इससे आगे मैं चलूं तो जो बहुत से और मसाइल जो हम जिनका कभी जिक्र नहीं करते कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट प्रोफाइल है उसको आखिर कैसे संभालना है। अगर ऑस्टेरिटी करके संभालना है तो वो तो अफेक्ट बहुत ज्यादा होगा लोगों पे। पाकिस्तान एक डेट रीप्रोफाइलिंग में जाएगा, उसका मतलब है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे हमें बात करनी पड़ेगी, बायलैटरल लोन्स को आगे ले जाना पड़ेगा, मल्टीलैटरल से फंडिंग के हमें ऐसे मौके बनाने पड़ेंगे कि हमें जितनी रकूम वापस करनी है अगले 2-3-4 साल में उससे ज्यादा रकूम हम उनसे ले सकें। उसका प्लान कहाँ है? अब मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि ये सब करने के लिए मैं फिर कहता हूं और अब मैं बहुत एम्फसाइज कर रहा हूं, प्लीज एक प्रोफेशनल्स की टीम पुट टुगेदर कीजिए हर एरिया में। देयर आर 3 पीपल हु हैव टू कम टुगेदर, डेमोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी। अगर ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे चीज को। प्रोफेशनल्स ने आपको इस तरह का प्रोग्राम देना है कि आपने सोचना है एनर्जी में कीमतों को बढ़ाने के अलावा और सर्कुलर डेट के फ्लो को तोड़ने का क्या तरीका है, पाकिस्तान के जो मालियाती खसारे हैं उनको कम करने का क्या तरीका है, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस लाने का क्या तरीका है। ये टेक्नोक्रेसी के अलावा प्लान बन नहीं सकेगा आपसे। मैं फिर कहूंगा ये भी याद रखिए, 21 आईएमएफ के प्रोग्राम आप फेल किए हुए आ रहे हैं। मैं फेल का वर्ड आज बड़ा स्ट्रॉन्ग यूज कर रहा हूं, मैं अमूमन कहता हूं इनकम्प्लीट, ताकि लोगों को एहसास हो कि अगला प्रोग्राम बहुत मुश्किल होगा जब तक कि आपने खुद उसकी तैयारी ना कर ली हो, उसके सारे जुज फ्रेमवर्क बना ना लिए हो और आईएमएफ को आने वाले दिन पे कहें कि ये हमारा ख्याल है, ये इंडिकेटिव टारगेट्स, ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, ये प्रायर कंडीशंस हैं। तब आप आईएमएफ से आप इस तरह बात कर पाएंगे कि यू हैव समथिंग टू डिस्प्ले विच इज योर होम ग्रोन फ्रेमवर्क।
अब ये सब चीजें करने के लिए इन 3 लोगों को इकट्ठे आना है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त जितनी सीरियसनेस है उसके बाद ऐसा ना दिखाई दे। आई रिमेन वेरी होपफुल। अगर ये काम हम करेंगे तो 3 से 5 साल में आप पाकिस्तान की जहां पे खड़े हुए हैं उससे 8 अरब डॉलर की बजाय 20 अरब डॉलर पे जा सकते हैं। मालियाती खसारे कम हो जाएंगे, पीआईए, स्टील मिल, एनर्जी सेक्टर के लॉसेस भी नीचे आ जाएंगे, स्टेबिलिटी से ग्रोथ के फेज में चले जाएंगे, कुछ नौकरियां क्रिएट करेंगे। पर क्या आप ये सब कुछ कर सकते हैं? आई थिंक द टीम दैट यू ब्रिंग इन फॉर द नेक्स्ट 3 years विल डिटरमिन कि वाकई ये चीजें जो हैं उनको अमली जामा पहनाना जो है वो मुमकिन भी होगा कि नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नजीम खाकान साहब, आपने बहुत तफसील के साथ और बहुत प्रिसाइजली सारी बात जो थी वो वाजे करके हमारे सामने पेश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, इसी के साथ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क की सियासी सूरत तो अपनी जगह है, लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, उससे तंग भी आए हुए हैं, उससे परेशान भी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुआशी सूरत हाल है। नई हुकूमत अगर बन गई, उसके बनते ही उससे सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा वो IMF के प्रोग्राम में जाने का होगा। उसे नई किस्त भी देनी है और उसके साथ एक लंबे प्रोग्राम के लिए उनके साथ कोई एग्रीमेंट भी करना है। मईशत का बुरा हाल है, आपके सबके सामने है। महंगाई अपने अरूज पर है, ग्रोथ रेट है नहीं, कर्जों का बोझ है जिसकी तरह हम लदे जा रहे हैं। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या नक्शा दिखाई देता है और आने वाले लोगों को, हुकूमत को कह लीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नक्शा अख्तियार करना चाहिए? हम मुल्क के मुमताज़ मुआशरदानों से यही एक सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, जो बहुत वजाहत के साथ और पूरी खुलकर मामले की सूरत को समझते हुए उस पूरे पर्सपेक्टिव में जिसमें हम मौजूद हैं आमतौर पर गुफ्तगू किया करते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे समझाएं कि हम कहाँ खड़े हैं। सलाम अलैकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मुआशी तौर पे कहाँ खड़े हम? जो नक्शा मुझे नजर आता है वो तो एक लेमैन का नक्शा है, लेकिन माहिरीन भी मुझे कोई ज्यादा कुछ नजर नहीं आती है, और लेकिन कोई रास्ता तो दिखाइएगा ना। देखिए मीर साहब, आपने पूरा पिक्चर बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दी, और जो भी मसाइल पाकिस्तान की इकॉनमी के हैं वो मुश्तरका तौर पे तो IMF के साथ प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हैं, और फिर उसके बाद माइक्रो लेवल पे, मुश्तरका का मतलब है मैक्रो लेवल पे IMF के साथ मंसूब हैं, और माइक्रो लेवल पे फिर निचली लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे, हुकूमत की लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल पे, गवर्नेंस की लेवल पे, सूबों की लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स की लेवल पे, वहाँ पे जो काम करने की ज़रूरत है वो बहुत बड़ा काम है, और वो काम IMF का जो प्रोग्राम है उससे भी वो बड़ा प्रोग्राम है। सो IMF प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल एक मैक्रो लेवल की एनवायरनमेंट मुहैया करता है, जिसमें फिर माइक्रो लेवल का काम जो है वो हो सके। सो आई थिंक ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैक्रो और माइक्रो दोनों जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ मैक्रो से बात नहीं बनेगी, माइक्रो से भी बात करनी जरूरी। अब माइक्रो लेवल पे भी जो बात हम करने जाएंगे, जो भी हम रिफॉर्म्स करेंगे उसके लिए हमें बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब अगर आप एग्रीकल्चर को ठीक करना चाहते हैं, या इंडस्ट्री में कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, सर्विसेज में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, एजुकेशन में भी चाहिए, हेल्थ में भी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाहिए। हर किस्म की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज भी करना है और इस गड्ढे से निकालना है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अब इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये इन्वेस्टमेंट के जो अदारे हैं, कुछ सरकारी अदारे हैं, बाकी बहुत सारे अदारे प्राइवेट सेक्टर के अदारे हैं, प्राइवेट इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी परेशान है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर तो देख ही रहा है पाकिस्तान के हालात, और उसको समझ नहीं आ रही कि ये लोग किधर जा रहे हैं।
सो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी बनती है इकोनॉमिक्स में, बशर्ते कि एक हमारे पास स्टेबल एनवायरनमेंट हो, एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम हो, लीगल सिस्टम काम करे। ये सारी चीज़ें अब तकरीबन अनहोनी नज़र आ रही हैं। तो फिर क्या क्या फिर हल क्या इलाज है कि हम खत्म हो रहे हैं या कुछ रास्ता निकल सकता है मुआशी तौर पर, माहिरीन को रास्ता ढूंढ सकते हैं? आई थिंक पाकिस्तान के अवाम ने रास्ता ढूंढना है, और पाकिस्तान के अवाम ने जो वोट करने का उनका हक है या हुकूमत बनाने का उनका हक है, पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने का हक है, वो आपको उनको देना पड़ेगा। और उसके मुताबिक फिर आपको तमाम इकदाम करने पड़ेंगे कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए और नीचे गिरने से रुके। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और उम्मीद तो यही है कि हमारे जो बड़े हैं वो सारे संजीदा तौर पे देखेंगे इन सारी चीज़ों को और सही फैसले करेंगे। अगर हमने कोई गलत फैसले किए तो बहुत ज़्यादा और नुकसान होगा, और अगर हमने सही फैसले करने शुरू कर दिए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। सो इस वक्त तमाम जो बॉल्स हैं, जिसको कहते हैं तमाम इख्तियारात जो हैं, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, हमारी लीडरशिप के पास है। सो अवाम जो है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? मसलन मिसाल के तौर पर अगर आपको सजेस्ट करना पड़े, आप एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स हों, तो आप क्या करेंगे कि ये इक़दाम जो हैं माइक्रो लेवल पर ये हमें जरूर करने चाहिए और इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए? क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पॉलिटिकल जी, उसके लिए हमें निज़ाम जो है हमारा उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है। हमारा जो एक डेमोक्रेटिक निज़ाम है पिछले 75 साल में अच्छी थी या बुरी थी, डेमोक्रेसी जो थी उसको हम लेके कोशिश करते थे आगे चलने की, और जो हमारी फ़ौजी हुकूमतें भी आईं वो भी डेमोक्रेसी को आगे एज एन ऑब्जेक्टिव रखती थीं कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, और हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी बाकी इदारे, कोर्ट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट वो सारी डेमोक्रेटिक है। सो आई थिंक नंबर 1 है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके तहत फिर आपका जो लीगल सिस्टम है उसको बड़ा पुख्ता होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लीगल सिस्टम जो है वो आपका एक किस्म का एंकर होता है, जिसके तहत आप डे टू डे बिजनेस भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कारोबार करते हैं। तो अगर आपका लीगल सिस्टम ठीक नहीं होगा या उसमें खामी होगी तो फिर हमें बहुत मुश्किल आएगी। अब पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं दुनिया में, अगर हम जुडिशरी की रेटिंग्स लें, सिविलियन गवर्नेंस की रेटिंग्स लें, हम लिटरेसी की रेटिंग्स लें, हम सेहत की रेटिंग्स लें, हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, तो ऐसे लगता है कि पिछले 50-70 साल में हमने अपनी तबाही की है, कोई बेहतरी की तरफ हमने कोई ख़ास कदम नहीं उठाए। नतीजा ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम दुनिया में मेरा ख्याल बॉटम 10% में होंगे। इसी तरह हमारी कम्पेटिटिवनेस जो है हमारी इकोनॉमी की, वो भी बहुत बहुत कमज़ोर है। प्रोडक्टिविटी दुनिया में सबसे कम है। हम एक एकड़ ज़मीन से जो पैदावार ले सकते हैं वो 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है जो हम ले रहे हैं, जिस पे हम ले रहे हैं। पानी हम ज़ाया करते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया तो सब कुछ हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने उसको तबाह कर दिया। ठीक, क्या अब फिर अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक हल सोचना पड़े कि ये काम करें, बस कुछ कहते हैं CBR की उनको दोबारा कोई रिकंस्ट्रक्शन की जाए उसकी, या कुछ कहते हैं कुछ चीज़ें प्राइवेटाइज की जाएं, कुछ कहते हैं कुछ टैक्सेस लगाए जाएं ताजिर तबके पर,
जरी टैक्स, आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर कुछ आपको करना पड़े तो इकोनॉमिक वो देखिए स्टेबिलिटी के अलावा? मैं अगर देखूं तो मेरे नज़र में हमारे दो इंडिकेटर्स के ऊपर मैं बात कर सकता हूं जो एक वे फॉरवर्ड हमें दिखा सकते हैं। एक तो है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कि हम अपनी इकोनॉमी के मुताबिक कितने टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो कि हम अपनी इकोनॉमी के मुताबिक इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं। और इस वक्त जो कशमकश है पाकिस्तान में इन दो इंडिकेटर्स के दरमियान घूम रही है। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो फोकस कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे कि जी हमारे टैक्स बहुत कम है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओ और इकट्ठे करो और काम चलाओ। बहुत कम इन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दूसरी रेशियो पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी रेशियो जो है वो है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो। तो इसका मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि बांग्लादेश जो है इस वक्त उनकी इकोनॉमी हमारे से बहुत बेहतर चल रही है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी बड़ी इंडिया से भी तकरीबन आगे चली गई है। तो आपको हैरत होगी कि बांग्लादेश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो पाकिस्तान से भी कम है, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है और उनकी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी तकरीबन 35% है और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो पिछले साल तक तो कोई 13-14% पे थी। तो अब मेरा ख्याल है कि ये फर्दर गिरेगी और हो सकता है हम 13-14 से भी नीचे आ जाएं। तो मेरे ख्याल में हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस मुल्क में खासी ज़्यादा मिकदार में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इस मुल्क में जो अवाम है उसको अगर फैसिलिटेट किया जाए और अपनी इकोनॉमी में हर्डल्स को दूर किया जाए, यानी कि डीरेगुलेट इकोनॉमी को किया जाए, तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर हमने उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी पाकिस्तान में आएगा। ये वक्त आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के टाइम में 2005 इवन जब इतना बड़ा ज़लज़ला आया था, उसके बावजूद हमारी इकोनॉमी जो है वो 8%, 7% और एक साल तो 9% पे ग्रो की थी और उसके पीछे इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो थी वो बड़ी तेज़ी से इंक्रीज कर रही थी और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेशुमार थी। सो आई थिंक कि ये कोई ओवरनाइट तो सोल्यूशन नहीं हो सकते, बट डायरेक्शन चेंज हम ज़रूर कर सकते हैं। डायरेक्शन हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट को डीरेगुलेट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग हमारी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, उनकी काबिलियत भी जो है इन्वेस्टमेंट के एरिया में होनी चाहिए। और पूरे पाकिस्तान को हम अगर मोबिलाइज करें कि हर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की जो है वो इतनी पैदावार करे जो कि एक्सपोर्ट हो, तो हमारा ये एक्सपोर्ट का मसला हल हो सकता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला भी हल हो सकता है और कर्जे भी हम वापस कर सकते हैं, बशर्ते कि पूरा मुल्क एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन में चले जाए और उसके मुताबिक फिर हम इन्वेस्टमेंट करें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो ये काम करने के लिए आपको पूरा एक निज़ाम बनाना पड़ेगा जो ब्यूरोक्रेसी का भी होगा और जो कानून का होगा, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके तहत इन्वेस्टमेंट आएगी और इन्वेस्टमेंट को जो प्रोटेक्शंस ज़रूरी हैं वो दी जाएंगी, तो ये सारे काम होंगे। आपको पता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। एग्रीकल्चर मैंने पहले कहा 5 गुना ज़्यादा हम कर सकते हैं। फिर हमारी ये जो मिनरल्स हैं इसमें रिकॉर्ड एक दूसरे तीसरे जो हैं, जो हम कई सालों से बात कर रहे हैं लेकिन वो कोई फ्रूएशन तक नहीं पहुंच रहे, उनको अगर लाएंगे प्ले में। फिर हमारे पास टूरिज्म है, फिर हमारे पास इस खित्ते में कनेक्टिविटी है, पूरे चीन के साथ सेंट्रल एशिया, रशिया तक हमारे ज़रिए जा सकते हैं।
उसके लिए सारा काम करना है, तो वो स्टेबिलिटी के साथ आएगा और एक यूनिटी के साथ आएगा। पाकिस्तान को आपको यूनाइट करना पड़ेगा, आपकी जितनी भी बिखरे हुए हैं हम इसको ख़त्म करना पड़ेगा। सो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इन चैलेंजेस को मीट करने में कामयाब हो जाएगा। अब बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी जी, सिर्फ टैक्स पर जोर देने की बजाय सरमायाकारी पर जोर दिया जाए। टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत अहम होगा, लेकिन उससे ज़्यादा सरमायाकारी टू जीडीपी का रेशो जो है उस पर अहमियत जो है बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात की जी हमारे डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। आपने बहुत वजाहत के साथ एक नुक्ता बयान किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में किसी ज़माने में अगर सरमायाकारी का रुझान था तो अब लोकल लेवल पर भी रुझान नहीं रहा जी। क्या वजह इसकी तलाश करनी चाहिए और इंसेंटिव देने चाहिए। हम सरमायाकारी करेंगे तो आगे मईशत बढ़ेगी, मईशत आगे बढ़ेगी तो हम अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। इसी के साथ में एक वक्फा लेता हूँ। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मुल्क के मईशतदानों से इस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या है। नक्शा आपके सामने है, सियासत के जो अदम इस्तेहकाम है वो भी सामने है। हुकूमत बनती है तो कैसे बनती है, जो भी सियासी अदम इस्तेहकाम या फसाद पड़ा हुआ है वो सबको नज़र आता है। लेकिन फ़ौरन ही ये है कि हमें IMF के पास भी जाना है, हमें नया माहिदा भी करना है IMF के साथ, पुराना कर्जा भी लेना है। दुनिया की नज़र में हमारी रेटिंग जो है वो भी नज़र आती है। महंगाई का पहाड़ लोगों को खाया जा रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ है नहीं। कैसे हम सूरत हाल को आगे लेके जा सकते हैं? हम मुल्क के मईशतदानों के से यही एक सवाल पूछ रहे हैं और इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह उसमें उलझे हुए हैं, वो भी अपनी जगह, लेकिन ये वो मसला है जिसको हम भूल नहीं सकते। हमारे साथ इस वक्त मुमताज़ हमारी मईशतदान डॉक्टर नादिया ताहिर परवेज़ साहबा मौजूद हैं। उनसे हम यही सवाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि मुल्क को बेहतर एक रास्ते पर डालने के लिए क्या मुआशी पॉलिसी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। बस मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि साथ नक्शा तो मैंने खींचा मुख्तसर लफ्जों में, आप क्या सजेस्ट करते हैं हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा सकते हैं और कहाँ जा रहे हैं, और क्या रिकमेंड करते हैं आप कि मुल्क को इस दलदल से निकालने का क्या तरीका है? दलदल से निकालने का तरीका हम सब बहुत दफा बात कर चुके हैं कि हमें ज्यादा पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, लेकिन मसला ये है कि ठीक। हर आने वाली हुकूमत के लिए एक नया चैलेंज है। अब अगले साल जो कुछ चैलेंजेस हैं अदायगियों की, बैरूनी अदायगियों के लिए जो हमें सूद की अदायगी करनी है वो बहुत ज्यादा है और हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है। फिर तवानाई की कीमत, अभी आपने देखा गैस की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई है, तो इससे फिर मजीद इन्फ्लेशन होगा। तो आम माशी माहिरीन से जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम रेवेन्यू ज्यादा नहीं कमा रहे, क्योंकि अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो हम ना अदायगियां कर पाएंगे, ना फौज के लिए हमारे पास पैसे होंगे, ना तरक्की के लिए, तरक्याती कामों के लिए पैसे होंगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी आपसे बात करती हूँ तो मेरा नुक्ता है कि पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं, इस कैपेसिटी को बढ़ाएं कि आप कमा सकें। आपका एक्सपोर्ट बिल अगर ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट पेमेंट्स ज्यादा होंगी, तो आप के लिए ये सारे मसले नहीं होंगे। ये ऐसे हालात नहीं कि आप इस पे मजीद टैक्स भी लगा सकें। IMF के पास आप जाए बगैर आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि आपको 6 बिलियन के करीब वहां से मिलने की उम्मीद है। आप एक बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 10 बिलियन के करीब आपने अदायगियां फौरन करनी है। $1 बिलियन तो सिर्फ बॉन्डेड पेमेंट्स हैं, जो बॉन्ड्स आपने इशू किए हुए हैं उनकी पेमेंट्स हैं। और हम रीशेड्यूल कितनी दफा करें, हम 4 दफा कर चुके। तो मुझे जो रास्ता नजर आता है कि आपको गवर्नमेंट इस नौजवान कौम को इतनी रोजगार नहीं दे सकती, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए काम करना है। और उसमें अगर एनर्जी प्राइसेस इतनी ज्यादा होंगी तो आप आगे नहीं जा सकते। तो दलदल से निकलने का रास्ता एक ऐसा कारोबारी हालात जिसमें कॉन्फिडेंस हो, क्रेडिबिलिटी हो, सिस्टम की कॉन्टिन्यूटी हो, उसके बगैर आगे जाना मुझे मुश्किल नजर आता है। ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमें
अपनी ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, सरमायाकारी करानी पड़ेगी। इसके लिए क्या माहौल पैदा करना पड़ेगा? एक तो सियासी इस्तेहकाम है, वो दुरुस्त है, वैसे लोगों को इंसेंटिव क्या दें? इस वक्त दूसरे ममालिक का अभी हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश में 35% के करीब जो है सरमायाकारी का रेशो है, हमारे यहाँ 12-13% है, शायद उससे भी कम हो या कुछ 1-2% ज्यादा हो। तो ये सूरत हाल को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं कि सरमायाकारी हो तो इन्वेस्टमेंट हो तो आगे तरक्की भी हो सकती है और सनतें भी लग सकती है और मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो क्या इंसेंटिव आप दे सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? ये आपने दुरुस्त कहा कि अब रेवेन्यू इकट्ठा करना ही सिर्फ एक मसले का हल नहीं रहा, वो भी जरूरी सही, लेकिन बाकी काम हम कैसे करें? बाकी कामों में जो एक तयन सिमत का हुआ था, उसमें हमने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए और SIFC के थ्रू भी हमने कहा था कि ये प्रायोरिटी ठीक हो गई है। अच्छा, और रिजर्व्स भी कुछ बेहतर हो गए, हमें सांस आ गया। तो उसमें जो सेक्टर्स थे वो ज़राअत थी, इसके बाद IT थी, फिर उन ज़मीनों में बहाली थी जो कि ज़ेरे काश्त रकबे को बढ़ाना था। हमें उसी सिमत में आगे जाना है, क्योंकि मैं ज़राअत को हमेशा इसलिए सबसे ज़्यादा अहम समझती हूँ क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा आबादी का इन्हिसार आज भी ज़राअत पर है। और कुछ भी हम कहें, एक पैरेलल जो मईशत है हमें जो नज़र आती है, उसमें बहुत सारे लोग जो ज़राअत से वाबस्ता हैं और हमारी गंदुम, हमें रोटी वहीं से मिलती है। तो लिहाजा आज भी मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले ठीक करने के लिए ज़राअत है। अब ज़राअत में पानी, सब्सिडीज का खात्मा, टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना, छोटे किसानों को इस तरीके से हमें इन क्रॉप्स की तरफ लेके जाना पड़ेगा जो कि हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, जो कम पानी इस्तेमाल करती हैं। पैटर्न ऑफ फर्टिलाइजर्स के जो इस्तेमाल है, जो फाइटोसैनिटरी मैयर्स हमें लेनी है, हम वो नहीं ले पा रहे। तो ज़राअत पहला। दूसरा शोबा रेमिटेंसेस पे हम बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हम अपनी यूथ को बाहर भेजें और वहां से कमा के आए। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो हमारा और जो भारत हमारा साथ ही हमसाया है और बांग्लादेश, उनके रेमिटेंसेस में भी वो 111 बिलियन के ऊपर बैठे होंगे या इससे भी शायद ज्यादा अब हो, और पाकिस्तान 13-14 बिलियन के करीब रहता है। तो एक पोटेंशियल, अगर आप अपनी तालीम के शोबे को ठीक करते हैं, नौजवान को स्किल देते हैं और आप उन्हें बाहर भेजें, मैं बहुत हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ छोटे लेवल पे स्किल्स की, जहाँ पे ड्राइवर्स हैं, कुक्स हैं, माली हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो मार्जिनलाइज्ड और पुअर लोगों के लिए अगर आपने काम करना है तो आपने इनको 2-2, 3-3 महीने के डिप्लोमा कोर्स कराने हैं और आप पूरी दुनिया में इनको बहुत जल्दी भेज सकते हैं। तो रेमिटेंसेस मेरा दूसरा शोबा है जिसपे मेरा ख्याल है कि अगर हम थोड़ा सा और काम करें, स्किल फॉर्मेशन की तरफ जाएं, तो हम अपने लोगों को भेज सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पे होगा, ज्यादा देर तवील मुद्दती पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी अगर हम समझते हैं कि हमें अपने रेमिटेंसेस पर इन्हिसार करना है, क्योंकि और कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट इस वक्त नहीं करेगा। वी आर लूजिंग आवर फ्रेंड्स। और तीसरा मेरा इसमें सबसे जरूरी बात है, तिजारत हमें खित्ते में करनी पड़ेगी ताकि डॉलर्स पे इन्हिसार हमारा कम से कम हो। जब तक हम खित्ते में तिजारत नहीं करेंगे तो ये अदायगियों का तवाज़न या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो हैं वो हमारे हक में होता नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम डॉलर इतने नहीं कमा रहे। चौथा, IT का सेक्टर आइडेंटिफाई हुआ है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की मदद से IT में हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस पे शोर ज्यादा है, काम कम है। और पांचवा जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, तवानाई के बहरान को कम करने के लिए सोलराइजेशन की तरफ, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना होगा। और इसमें अगर आप देखें तो मेरी प्रायोरिटी जो ज़राअत की है वो फिर दोबारा कनेक्ट हो जाती है कि हमें ज़राअत में सोलर के मदद से ऐसा काम करना है, क्रॉप पैटर्न को बदलना है और फर्टिलाइजर, सीड, इनपुट्स को बेहतर करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस शोबे से फायदा उठा सकें। तो लिहाजा मेरे दिमाग में जो रोड मैप नजर आता है वो इसका कोई नेमुल बदल नहीं है कि हाई फाई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आपको बहुत जल्दी से आंखें चुंधिया देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना होगा कि हर घर से अगर रोजगार मिलेगा, छोटे छोटे कामों में को रोजगार मिलेगा, तो एक फील गुड फैक्टर इकोनॉमी में भी आएगा। ये डिप्रेशन जो हमें नजर आ रहा है इकोनॉमी में,
उसको खत्म करने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लग रहे। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और इस डिबेट से भी हमें निकलना है कि हम सिर्फ हर वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट्स या बैरूनी अदायगियों की बात करते रहें और इससे आगे की बात ना करें। इस बात में मीशतदान फंस के रह गए हैं। वो समझते हैं कि हम बार बार जब करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं और हम ये नहीं कहते कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ मूविंग कंटेनर इतनी ज्यादा है, बिजली नहीं मिल रही है, सनतें नहीं लग रही हैं, एनओसी रजीम जो है जहां पे हर बार आपको पब्लिक सेक्टर के लोगों से जाके इजाजतनामे हासिल करने पड़ते हैं सनतें लगाने के लिए, इसमें हालात ठीक नहीं होंगे। तो हमें अपना तर्ज बदलना होगा, हमें इन सेक्टर्स को, निगलेक्टेड सेक्टर्स को आगे लाना होगा। इसमें मुझे जो नजर आता है, जब आप निगलेक्टेड सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे आर हंग्री फॉर सक्सेस, दे वांट टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द नेशन। तो आपको बहुत छोटी मुद्दत में रिजल्ट्स इसके मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक वी कैन डू इन द टाइम फॉर द टाइम बीइंग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील के साथ उन शोबों की निशानदेही की। नंबर एक ज़राअत की, नंबर जो हमने अपने बाहर से जो पाकिस्तानी हैं उनसे जो ज़र मुबादला आता है उसको बढ़ाने की कोशिश करना, और फिर IT सेक्टर को किस तरह मोबलाइज करना, ये वो सारी बातें हैं जो हमारी प्लानिंग में तो हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हम कैसे करें, क्यों कर करें, कैसे लेकर आगे बढ़ें, इसको टारगेट अगर हम कर सकते हैं, करके हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। खुदा करे कि हम ऐसा कर सकें। नाज़रीन कराम, आपने मईशतदानों की राय सुनी, सब तफसील के साथ जाना कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरफ जा रहे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।